हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है मेजर 17 का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और ये आई थिंक हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है मेजर 17 का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्या है, समकालीन विश्व व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो समकालीन विश्व जो है, यानी कि आज का जो विश्व है, उसके बारे में उसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करने के लिए बोला जा रहा है। उसकी व्यवस्था कैसी है उसके बारे में। तो चलिए जानते हैं उत्तर क्या है। भूमिका। समकालीन विश्व व्यवस्था से तात्पर्य वर्तमान समय में विश्व की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सामरिक परिस्थितियों और देशों के बीच संबंधों की प्रकृति से है। यानी कि आज जो है देश किस प्रकार से, यानी कि विश्व किस प्रकार से चल रहा है, उसकी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और सामरिक परिस्थितियां जो है वो किस प्रकार से चल रही है, और देशों के बीच किस प्रकार से संबंध है, उन सभी चीज़ों का अध्ययन ही क्या कहलाता है। तो इन सभी चीज़ों को क्या कहा जाता है, समकालीन विश्व। ठीक है, तो चलिए आगे जानते हैं क्या है। 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। पहले विश्व दो गुटों अमेरिका और सोवियत संघ में बटा हुआ था, परंतु शीत युद्ध के बाद नई वैश्विक व्यवस्था का उदय हुआ। तो 1991 में जब शीत युद्ध समाप्त हुआ, शीत युद्ध क्या था, तो शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें देशों के बीच में लड़ाई तो होती थी, बट वो आपसी मनमुटाव होता था। वो लड़ते नहीं थे, हथियार से नहीं लड़ते थे, बस आपसी मनमुटाव होता था। जैसे लड़की लोग के बीच में लड़ाई होता है, लड़की लोग के बीच लड़ाई होता है ना, जैसे दो लड़की के बीच या तीन लड़की के बीच लड़ाई हो गया, तो आपस में उन लोग मतलब फाइट नहीं करती है। उन लोग क्या करती है, एक दूसरे को बात बात में ही क्या करती है, बात से ही एक दूसरे को घायल करने का प्रयास करती है। तो उसी प्रकार से क्या है कि शीत युद्ध में उसी प्रकार से था कि देशों के बीच जब लड़ाई होती थी तो वो आपसी मनमुटाव होता था, और लोग जो है उसमें क्या करते थे, प्रचार प्रसार या बातचीत कुछ ऐसे बातों को फैलाकर एक दूसरे देशों को घायल करने का प्रयास करते थे। आगे है, तो ये जो था, जब शीत युद्ध 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद क्या हुआ था कि विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। पहले विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ में बटा हुआ था। अब सोवियत संघ में क्या था कि सोवियत संघ में लगभग जो थे वो 15 देश शामिल थे। जो 1991 के बाद जब शीत युद्ध खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, सभी देश जो अलग अलग हो गए और अलग अलग स्वतंत्र देश बन गए। ठीक है, उसका जो नेतृत्व करता था वो था रूस था, और उसमें और भी कई देश शामिल थे, 15 देश लगभग शामिल थे। तो उसमें और यूक्रेन हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, काज़ाकिस्तान हो गया, यही सब देश उसमें शामिल था। तो दो ही गुटों में था, पहले अमेरिका और सोवियत संघ में बटा हुआ था, परंतु शीत युद्ध के बाद नई वैश्विक व्यवस्था का उदय हुआ। पर जब शीत युद्ध खत्म हो गया उसके बाद नया वैश्विक व्यवस्था का उदय हुआ। आगे है, आज का विश्व आपसी सहयोग, प्रतिस्पर्धा, वैश्वीकरण तथा तकनीकी विकास पर आधारित है। वर्तमान विश्व व्यवस्था लगातार परिवर्तन और गतिशील है। तो आज का जो विश्व है, वर्तमान विश्व, वो क्या है, तो लगातार गति कर रहा है और परिवर्तनशील होते जा रहा है। ठीक है, ये अस्थिर नहीं है, परिवर्तन होते जा रहा है, विकास और बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आगे है, समकालीन का अर्थ आज का समय होता है। तो समकालीन का अर्थ मैं स्टार्टिंग में बता चुकी थी। समकालीन का अर्थ क्या होता है, जो आज का समय चल रहा है। विश्व व्यवस्था का अर्थ क्या होता है, तो विश्व व्यवस्था दुनिया कैसे चल रही है और देशों के बीच संबंध कैसा है, यानी कि दुनिया जो है वो किस प्रकार से चल रही है और देशों के बीच जो संबंध है वो कैसा है, इस चीज़ को बताना क्या कहलाता है, तो विश्व व्यवस्था कहलाता है। ठीक है, आगे है, मतलब आज दुनिया के देश आपस में कैसे जुड़े हैं, कैसे सहयोग करते हैं और कैसे प्रतिस्पर्धा करते हैं, यही समकालीन विश्व व्यवस्था है। आगे है, समकालीन विश्व व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं, पहला है बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का विकास। तो पहला क्या है, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का विकास। तो इसमें क्या है, शीत युद्ध समाप्त होने के बाद कुछ समय तक अमेरिका एकमात्र महाशक्ति रहा था, यानी कि महाशक्ति वाला देश रहा था, जिसे एक ध्रुवीय विश्व कहा गया, जिसको क्या कहा गया था, एक ध्रुवीय विश्व कहा गया था।
आगे है, किंतु वर्तमान समय में चीन, भारत, रूस, जापान तथा यूरोपीय संघ जैसे शक्तियों का उदय हुआ, इसलिए आज विश्व बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जहां कई शक्तियां वैश्विक निर्णयों को प्रभावित करती है। आगे है दूसरा, वैश्वीकरण का विस्तार। तो वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है कि जो दुनिया है वो विभिन्न, यानी कि दुनिया के जो विभिन्न देश है और अर्थव्यवस्था है, उनके जो समाज है वो आपस में किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वही वैश्वीकरण कहलाता है। तो वैश्वीकरण का विस्तार, तो वैश्वीकरण का विस्तार क्या है? वैश्वीकरण समकालीन विश्व व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अंतर्गत देशों के बीच व्यापार, निवेश, शिक्षा, तकनीक और संस्कृति का आदान प्रदान तेजी से बढ़ा है। इंटरनेट और संचार क्रांति ने विश्व को आपस में जोड़ा। आज एक देश की आर्थिक या राजनीतिक घटना का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। आज अगर आप देखते होंगे कि कोई किसी भी देश पे अगर कुछ हुआ है, उनका कुछ, आज एक देश की आर्थिक या राजनीतिक घटना, अगर कोई किसी देश में किसी प्रकार की कोई घटना हुई है तो उसका प्रभाव पूरे दुनिया में पड़ता है। जैसे अभी ये हुआ था, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हुआ था, तो उसका असर जो है भारत पे भी पड़ा था और बहुत सारे देशों पे भी पड़ा था। तो किसी भी देश का जो है वो आर्थिक या राजनीतिक घटना पूरे विश्व को प्रभावित कर सकती है। आगे तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका। तो क्या है इसमें? वर्तमान विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ, वैश्विक बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IMF, इसका पूरा जो अंग्रेजी है वो क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, ठीक है, तथा विश्व व्यापार संगठन जिसको शॉर्ट में बोला जाता है WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व शांति, आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण तथा मानवाधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं। आगे चौथा है, क्षेत्रीय संगठनों और सहयोग का विकास। तो इसमें क्या है? आज अनेक देश क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण कर आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। यूरोपीय संघ, आसियान और सार्क इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन संगठनों के माध्यम से व्यापार, सुरक्षा और विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है। तो इन सभी संगठनों के माध्यम से क्या है? तो व्यापार, सुरक्षा और विकास के क्षेत्र में क्या सहयोग बढ़ा है। अब यूरोपीय संघ क्या था? तो यूरोपीय संघ जो है वो 27 देशों का शक्तिशाली और राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से जो मजबूत है उसका एक समूह है, लगभग 27 देशों का। और आसियान जो है जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया, ध्यान से सुनिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया का लगभग 9 से देश इसमें जुड़ा हुआ है। जैसे हो गया कंबोडिया, सिंगापुर, लाओस, थाईलैंड वगैरह, ये सभी इसमें जुड़े हुए हैं। और सार्क जो है वो क्या है? इसमें आसियान में दक्षिण पूर्व का एशिया का भाग जुड़ा हुआ था, और इसमें क्या है? सार्क में दक्षिण एशिया का भाग जुड़ा हुआ है जो जिसमें भारत भी शामिल है। भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये मालदीव, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान वगैरह इसी में है, ठीक है, सार्क में। तो ये क्या है? ये सभी एक संगठन है, ठीक है, और इन संगठनों के माध्यम से व्यापार, सुरक्षा और विकास के क्षेत्र में क्या? तो सहयोग बढ़ा है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ताकि क्या है? इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि आपसी सहयोग और विकास को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। आगे है पांचवा, आर्थिक शक्ति का बढ़ता महत्व। इसमें क्या है? समकालीन विश्व व्यवस्था में आर्थिक शक्ति सैन्य शक्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण बन गई है। तो आर्थिक शक्ति जो है वो सैन्य शक्ति से भी महत्वपूर्ण बन गई है। अगर आर्थिक शक्ति ही नहीं रहेगा तो क्या सैन्य विकास किया जा सकता है? नहीं। तो क्या है कि आर्थिक शक्ति जो है वो सैन्य शक्ति से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। जिन देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत है वे वैश्विक राजनीति में अधिक प्रभाव रखते हैं। वैश्विक व्यापार, विदेशी निवेश और औद्योगिक विकास देशों की शक्ति का प्रमुख आधार बन चुके हैं। आगे है नई सुरक्षा चुनौतियां। तो नई सुरक्षा चुनौती क्या है? आज सुरक्षा का अर्थ केवल युद्ध नहीं रह गया है। आतंकवाद, साइबर अपराध, जलवायु परिवर्तन, महामारी और ऊर्जा संकट जैसी नई चुनौतियां विश्व व्यवस्था को प्रभावित कर रही है।
तो सुरक्षा का मतलब ये नहीं है कि एक देश दूसरे देश से युद्ध कर रहा है, वो सिर्फ नहीं रह गया है। आतंकवाद हो गया, साइबर अपराध हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, महामारी, ऊर्जा संकट, ये सभी नई चुनौतियाँ जो है विश्व व्यवस्था को क्या कर रही है, तो प्रभावित करती है। आगे है सातवां आगे है सातवां विज्ञान एवं तकनीक का प्रभाव। इसमें क्या है, सूचना क्रांति, इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष तकनीक ने विश्व को तेजी से बदल दिया है। यानी कि सूचना क्रांति मतलब जैसे पहले का क्या था कि पहले खबर वगैरह कुछ होता था तो जल्दी लोगों तक नहीं पहुंच पाता था, लेकिन अभी क्या है, वर्तमान युग में क्या है कि लोगों के पास मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर है, तो इसके जरिए क्या है कि जो कोई भी सूचना, कोई भी खबर या कोई भी सूचना क्या है, लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। तो उसी को क्या कहा जाता है, सूचना क्रांति। उसी का अर्थ क्या होता है, सूचना क्रांति। तो सूचना क्रांति, इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष तकनीक ने विश्व को तेजी से बदल दिया है। तकनीकी विकास आधुनिक विश्व व्यवस्था की प्रमुख पहचान बन गया है। तो तकनीकी विकास जो है वो क्या है, तो विश्व व्यवस्था की प्रमुख पहचान बन चुकी है अभी वर्तमान में, ठीक है। आठवां है मानवाधिकार एवं लोकतंत्र पर जोर। तो आज विश्व स्तर पर मानवाधिकार, समानता, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मानव कल्याण पर ध्यान दे रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हैं वो क्या है, मानव के कल्याण पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। आगे इसका निष्कर्ष, तो निष्कर्ष में क्या है, तो समकालीन विश्व व्यवस्था सहयोग, वैश्वीकरण, आर्थिक शक्ति और तकनीकी विकास पर आधारित है। आज विश्व में कई शक्तिशाली देश मिलकर वैश्विक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे शांति, विकास और आपसी निर्भरता बढ़ रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया समकालीन विश्व के बारे में, ठीक है। समकालीन विश्व व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो और वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल भी रहा हो। तो प्लीज़ अगर यूज़फुल रहा हो और थोड़ा-सा अभी आप लोगों को लग रहा हो कि हाँ, मेहनत हुआ है वीडियो पे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।